चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बहुत ध्यान से। लेट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3 एंड इट सेज कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ ए वर्कर। अब वो कह रहा है जी एक वर्कर की आप अर्निंग निकाल कर दिखाइए। नंबर 1 हॉल से प्लान में, नंबर 2 रो 1 प्लान में फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ठीक है गाइस, तो दिए हुए इंफॉर्मेशन से हमें वर्कर की अर्निंग निकालनी है, एक बार हॉल से और एक बार रो 1 से। आइए चेक करते हैं। आवरली रेट ऑफ वेज इज गारंटीड 0.5 पैसे पर आवर। हाँ जी, तो 50 पैसे हो गए ये पर आवर। ठीक है भाई। स्टैंडर्ड टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग 1 डजन आर्टिकल 3 आवर्स। याद रखना, स्टैंडर्ड टाइम का मतलब होता है टाइम अलाउड, जिसके अनुसार 1 दर्जन आर्टिकल कितनी देर में बन सकता है गाइस? 3 घंटे में। तो 1 दर्जन आर्टिकल 3 घंटे में बनेगा एज पर द स्टैंडर्ड। तो दीज आर कॉल्ड टाइम अलाउड। एक्चुअल टाइम टेकन बाय द वर्कर टू प्रोड्यूस 20 डजन आर्टिकल इज 48 आवर्स। वो लिख रहा है सर एक्चुअल टाइम टेकन बाय द वर्कर टू प्रोड्यूस 20 डजन आर्टिकल इज 48 आवर्स। मतलब एक्चुअल में वर्कर ने ना 20 दर्जन आर्टिकल बनाए और कितना समय लिया है? 48 आवर्स लिया है। बोलो जी, बात क्लियर है? तो अब वो कह रहा है सर इस वर्कर की अर्निंग आप हमें निकाल कर दिखाइए, एक बार हॉल से और एक बार रो 1 से। आइए शुरू करते हैं। तो गाइज आप क्वेश्चन को देख लो बहुत ध्यान से, वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन। तो हमें अर्निंग निकालनी है, 1 फॉर हॉल से एंड अनदर फॉर रो 1। ठीक है गाइस, चलिए शुरू करते हैं। तो आप देखेंगे ध्यान से, हमें गिवन है स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस 1 डजन आर्टिकल इज इक्वल टू 3 आवर्स। हाँ जी, क्वेश्चन में देखिए हमें गिवन है स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस 1 डजन आर्टिकल इज इक्वल टू 3 आवर। इसका मतलब स्टैंडर्ड के हिसाब से 1 दर्जन आर्टिकल कितनी देर में बनाएगा? 3 घंटे में। अब स्टैंडर्ड हमें दे रखा है 1 दर्जन का, बट अगर आप क्वेश्चन में देखें गाइस तो एक्चुअल कितने बने? 20 दर्जन बने। ध्यान रखना, अगर एक्चुअल में 20 डजन आर्टिकल बने और स्टैंडर्ड हमें 1 डजन का दिया है तो हमें स्टैंडर्ड भी 20 का ही चाहिए। बोलो जी, बात क्लियर? यानी मैं ये कहना चाहता हूं गाइस, स्टैंडर्ड और एक्चुअल हमेशा इक्वल होने चाहिए। यानी इन द सेंस, अगर एक्चुअल टाइम 20 दर्जन का है तो हमें स्टैंडर्ड भी कितने का चाहिए? 20 दर्जन का, जबकि हमें स्टैंडर्ड सिर्फ 1 दर्जन का दे रखा है। तो गाइज आपको हमेशा स्टैंडर्ड को कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसके अकॉर्डिंग? एक्चुअल के अकॉर्डिंग। ध्यान रखना, कभी भी एक्चुअल को हम कन्वर्ट नहीं करते, क्योंकि जो एक्चुअल में हो गया वो कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, जबकि स्टैंडर्ड यानी टाइम अलाउड, एस्टिमेटेड, तो दैट कैन बी कन्वर्टेड। तो इन शॉर्ट कॉन्सेप्ट इतना सा है, क्योंकि एक्चुअल में 20 दर्जन आर्टिकल बने हैं 48 आवर्स में और स्टैंडर्ड हमें दे रखा है केवल 1 दर्जन का, तो हमें स्टैंडर्ड भी कितने का चाहिए होगा? 20 का। तो यानी आप हमेशा स्टैंडर्ड को कन्वर्ट करेंगे एज पर एक्चुअल। बोलो जी, बात क्लियर है? तो आइए, तो स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस 1 डजन आर्टिकल इज इक्वल टू 3 आवर्स। सो standard time to produce 20 डजन आर्टिकल। ठीक है जी, तो 20 इंटू 3 दैट वुड बी व्हाट? 60 आवर्स। भाई अगर स्टैंडर्ड के हिसाब से 1 डजन 3 घंटे में, तो 20 डजन जो है वो 60 घंटे में बनना चाहिए। कम ऑन एवरीबॉडी। ठीक है जी, क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है? बट अब यहां से देखना, एक्चुअल टाइम टू प्रोड्यूस 20 डजन आर्टिकल इज इक्वल टू 48 आवर्स। और गाइस ये क्या है? गिवन है। तो क्योंकि एक्चुअल जो था वो 20 का था, तो हमने स्टैंडर्ड भी कितने का निकाल दिया? 20 का। तो गाइज अब 20 डजन का स्टैंडर्ड कितना है? 60। 20 डजन का एक्चुअल कितना? 48। यानी जो काम हमारे अकॉर्डिंग 60 घंटों में करना था वो उस वर्कर ने 48 आवर्स में कर दिया। तो गाइज मैं यहां से निकाल सकता हूं क्या? टाइम सेव्ड। और आपको याद होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड टाइम माइनस
एक्चुअल टाइम। तो जब भी हमें टाइम सेव निकालना, दैट इज स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। तो गाइस स्टैंडर्ड टाइम कितना है 60 आवर्स, एक्चुअल टाइम कितना है 48 आवर्स। तो बताइए कितना टाइम सेव्ड हो गया 12 आवर्स। HRS मतलब आवर्स, तो 12 आवर्स सेव हो गए। रेट हमें दे ही रखा है 50 पैसे। अब वो कह रहा है सर एक बार हॉल से निकालो और एक बार रो वन से। बोलो यहां तक क्लियर है? तो चलिए, तो यहां से हम निकालेंगे गाइस टोटल अर्निंग्स, और ये किस में निकालेंगे? हॉल से में। जब भी आप अर्निंग निकालेंगे फर्स्ट यू राइट द फॉर्मूला। तो टोटल अर्निंग इज इक्वल टू AH शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, एक्चुअल आवर वर्कड इनटू रेट पर आवर प्लस 50% टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर। ठीक है भाई, यही होगा टोटल अर्निंग इज इक्वल टू एक्चुअल आवर वर्कड इनटू रेट पर आवर प्लस 50% टाइम सेव्ड इनटू व्हाट? रेट पर आवर। बोलो जी बात क्लियर? तो जरा देखिए एक्चुअल आवर कितने हैं 48, रेट पर आवर कितना है 0.5 प्लस 50%, टाइम सेव कितना करा 12 आवर, रेट कितना है पर आवर 0.5। तो सिंप्लीफाई कर लीजिए 48 इंटू 0.5 24 प्लस 6 का आधा 3। तो टोटल अर्निंग आ गई ₹27। ठीक है जी, हाँ जी, कितनी आ गई टोटल अर्निंग? 27 रुपए एज पर होल से प्लान। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दैट। तो उसने बोला एक बार रोवन से कीजिए एक बार हालसे से कीजिए, तो गाइज हमने इसे हॉलसे से कर दिया। आइए नोट कर लीजिए, अब हम बात करेंगे रोवन से। तो गाइज यहां से हम निकालेंगे टोटल अर्निंग्स एंड दैट वुड बी अकॉर्डिंग टू रोवन इज इक्वल टू एक्चुअल आवर वर्कड इनटू रेट पर आवर। हाँ जी, एक्चुअल आवर वर्कड इनटू रेट पर आवर प्लस टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इनटू एक्चुअल आवर वर्कड इनटू रेट पर आवर। हाँ जी, यही फॉर्मूला है रोवन का, एक्चुअल आवर वर्कड इनटू रेट पर आवर प्लस टाइम सेव अपॉन टाइम अलाउड इनटू एक्चुअल आवर वर्कड इनटू रेट पर आवर। चलिए वैल्यू फिट करते हैं। एक्चुअल आवर वर्क 48, रेट पर आवर 0.5, टाइम सेव्ड 12 घंटे, टाइम अलाउड 60 इनटू एक्चुअल आवर 48 इनटू रेट पर आवर 0.5। तो अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए गाइस, तो ये हो गया 24 प्लस, अब इस पूरे को सिंप्लीफाई कर लेंगे आप, तो 4.8, so that is equal to ₹28.8, 28 रुपए 80 पैसे। तो दैट वाज द एंड ऑफ द क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा था कि एक वर्कर की टोटल अर्निंग निकालिए, एक बार हॉलसे से निकालना और एक बार रोवन से। तो गाइज एज यू हैव सीन हमने इस सम को सॉल्व कर दिया। जल्दी बोलेंगे यहां तक क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो गाइज डिस्कस कर सकते हैं। सो दैट वाज द क्वेश्चन। आइए, तो हमने कैसे निकाला हॉलसे से, कैसे निकाला रोवन से, इज इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है जी, ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे मेरे साथ साथ। नाउ इसको मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। So question number 1, and that is going to be an important question, and it says a skilled worker in XYZ Limited, एक स्किल्ड वर्कर है XYZ लिमिटेड कंपनी में, इज पेड अ गारंटीड वेज रेट ऑफ 30 रुपीज पर आवर। यानी हमने एक स्किल्ड वर्कर को हायर किया और हमने उससे कहा भैया गारंटी है हम आपको 1 घंटे के 30 रुपए देंगे। द स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज 4 आवर। और ये क्या है स्टैंडर्ड टाइम, यानी एक यूनिट को बनाने का जो स्टैंडर्ड है वो 4 घंटे है एज पर द स्टैंडर्ड। और आपको मैं बार बार कह रहा हूं गाइस, स्टैंडर्ड टाइम का मतलब होता है टाइम अलाउड। तो एक यूनिट को बनाने का टाइम अलाउड कितना दे रखा है हमने? 4 आवर्स। आइए, पी अ मशीन मैन, पी वो व्यक्ति है जो मशीन चलाता है, वो हमारा मशीन मैन है। ठीक है भाई,
हैज बीन पेड वेजेस अंडर द रो 1 इंसेंटिव प्लान, हमने उसे वेजेस पे करा रो 1 के अनुसार। कम ऑन एवरीबॉडी, हमने पी को वेजेस किसके अनुसार दिया? रो 1 के अनुसार दिया है। एंड ही हैड अर्न्ड एन इफेक्टिव आवर्ली रेट ऑफ 37.5 ऑन द मैन्युफैक्चर ऑफ दैट प्रोडक्ट। ठीक है भाई, और जब हमने उसकी अर्निंग निकाली, भाई इफेक्टिव आवरली रेट का मतलब क्या होता है? इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर, कि उसकी 1 घंटे की कमाई, तो गाइस वो बनी 37 रुपए 50 पैसे। सर आप तो उसे 1 घंटे के 30 रुपए दे रहे थे, तो भैया 1 घंटे के 30 रुपए तो रेट है, फिर उसने बोनस भी कमाया होगा, रो 1 में है तो डेफिनेटली। तो फिर जब हमने उसका अर्निंग का रेट निकाला तो वो 1 घंटे का बना 37 रुपए 50 पैसे ऑन द मैन्युफैक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को बनाने में। What could have been his total earnings and effective hourly rate? तो वो कह रहा है बताओ उसकी टोटल अर्निंग और उसका इफेक्टिव आवरली रेट क्या होता had he been put on हॉल से इंसेंटिव स्कीम। यहां पर हैड का मतलब होता है इफ, अगर हम उसे हॉल से के हिसाब से पेमेंट करते। गाइस अभी तो हम उसे रो 1 के अकॉर्डिंग पे कर रहे हैं ना, तो अगर हम उस वर्कर की पेमेंट हॉल से करने शुरू कर दें तो उसकी टोटल अर्निंग और इफेक्टिव रेट बताइए। तो गाइस दैट इज अ गुड क्वेश्चन। तो आप एक बार फिर से इसे रीड कर लीजिए, देन वी मूव ऑन। ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ जी, पढ़ लिया आप लोगों ने? चलिए आइए शुरू करते हैं। अब गाइस जैसे हमने बताया, ध्यान से सुनना भाई, जैसे हमने बताया क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1 देखिए, जैसे हमने कहा हॉल से और रो 1 जब भी आप लगाएंगे, क्लियर है, तो आपके पास 4 चीजें टोटल होनी चाहिए, 3 होंगी, चौथा हम निकाल लेंगे। सबसे पहले होना चाहिए स्टैंडर्ड टाइम, दूसरा होना चाहिए एक्चुअल टाइम टेकन, तीसरा होना चाहिए टाइम सेव्ड, भाई वो तो इन दोनों से निकल आएगा, और चौथा होना चाहिए रेट पर आवर। अगर हमारे पास ये चारों चीजें हैं गाइस, तो कोई भी क्वेश्चन हम इजीली क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? अब अगर आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा तो इसमें यह तो लिखा है कि जो स्टैंडर्ड टाइम है ना वो 4 घंटे 1 यूनिट को बनाने का, लेकिन उस पी जो मशीन मैन है उसने 1 यूनिट कितनी घंटों में बनाई है वो नहीं दे रखा। मतलब इन शॉर्ट मैं कह सकता हूं एक्चुअल टाइम इज नॉट गिवन या एक्चुअल आवर वर्कड इज नॉट गिवन। बोलो जी, बात क्लियर है? उस वर्कर ने 1 यूनिट कितने घंटे में बनाई है दैट इज नॉट गिवन, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो सर फिर कैसे होगा? ठीक है जी, तो जो गिवन नहीं है उसको हम क्या मान लेंगे? एक्स। आपको पता है जिसका कोई नहीं उसका एक्स है, ऊपर वाला तो सभी का है, बट यहां पर हम अननोन को क्या मान लेते हैं? एक्स। तो देखिए यहां की शुरुआत कैसे होगी, हम मान लेते हैं लेट द एक्चुअल आर वर्कड इज इक्वल टू एक्स आवर्स। हाँ जी, हमने मान लिया सर एक्चुअल में ना उसने एक्स आर में उस काम को पूरा करा है। सर एक्स क्यों मान रहे हैं? अरे भैया गिवन नहीं है ना। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर? अब अगर मैं यहां से आपसे कहूं आप मुझे टाइम सेव्ड निकाल के दिखाओ, तो गाइस टाइम सेव का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। तो क्या मैं कह दूं स्टैंडर्ड टाइम मुझे 4 गिवन है माइनस एक्चुअल टाइम को मैंने एक्स माना, तो क्या मैं कह दूं टाइम सेव्ड इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स? कम ऑन एवरीबॉडी। अच्छा, फिर गाइस मुझे क्वेश्चन में गिवन है इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग्स पर आवर, मतलब 1 घंटे का हमें इफेक्टिव रेट गिवन है। गाइस क्या गिवन है हमें? 1 घंटे का इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर गिवन है, और हम जानते हैं विच इज इक्वल टू टोटल अर्निंग्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर वर्कड। हाँ जी, तो इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर किसके बराबर है गाइस? टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर वर्कड। भाई यही फॉर्मूला था। तो अगर आप ध्यान से देखिए सर ये रेट हमें गिवन है ना, कम ऑन एवरीबॉडी, 37.5 रेट गिवन है क्वेश्चन में, मैं आपको दिखा दूं, ये रहा। तो इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग कितना गिवन है? 37.5 एज यू कैन सी। तो इसको हमने लिख दिया रेट की जगह इज इक्वल टू टोटल अर्निंग। सर हमें नहीं पता, एज इट इज
डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर वर्क। ये भी नहीं पता, बट सर हमने इसको एक्स माना तो है। बोलो जी, बात क्लियर है। तो यहां से हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहां से मुझे मिल जाएगा टोटल अर्निंग इज इक्वल टू ₹37.5x। बोलिए टोटल अर्निंग की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे, 37.5x। हाँ जी बोलो, यहां तक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर। अच्छा, इस वर्कर की टोटल अर्निंग 37.5x है। क्वेश्चन ने बोला हम इसे अभी किसके अकॉर्डिंग पे कर रहा है, रो 1 के अकॉर्डिंग। तो जरा देखते हैं। तो रो 1 में हम टोटल अर्निंग कैसे निकालते हैं, इज इक्वल टू, इसको पॉइंट नंबर 2 ले लीजिए, दैट इज एक्चुअल आवर वर्कड इनटू रेट पर आवर प्लस टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इनटू एक्चुअल आवर वर्कड इनटू रेट पर आर। हाँ जी भाई, यही फॉर्मूला होता है टोटल अर्निंग निकालने का रो 1 में। कम ऑन एवरीबॉडी, आइए अब जरा इसको वैल्यू रखते हैं। सर एक्चुअल आवर वर्क तो हमने एक्स लिया था, ये वो रेट है जो हम 1 घंटे का पे करते हैं, वो है 30 रुपए, प्लस टाइम सेव्ड 4 माइनस एक्स, अभी अभी हमने निकाला, टाइम अलाउड 4 इंटू एक्चुअल आवर वर्कड एक्स इंटू रेट 30। बोलो जी, बात क्लियर है। अच्छा सर ये बेसिक है, ये बोनस है, दोनों को मिला दूं तो किसके इक्वल होता है, टोटल अर्निंग के। और टोटल अर्निंग हमने अभी अभी निकाली है 37.5x। तो क्या मैं इस पूरे को इसके इक्वल रख सकता हूं, आंसर इज यस। अरे बोलिए, चलिए अब जरा इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो गाइस ये हो गया 37.5x इज इक्वल टू, जरा मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दें 30x प्लस, अगर ध्यान से देखें ये 4 से ये गया 7.5, अगर हम 30 को 4 से डिवाइड करें तो 7.5 आ जाएगा। यहां पर x से अब ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 7.5x ब्रैकेट में ले लिया मैंने 4 माइनस एक्स। बोलो जी, बात क्लियर। कम ऑन एवरीबॉडी, और सिंप्लीफाई करते हैं। 37.5x इज इक्वल टू 30x प्लस, अब ये 7.5x इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, तो 7.5x इंटू 4 अगेन 30x, ये माइनस का साइन, और 7.5x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो गाइज ये x स्क्वायर बन जाएगा। बोलो क्लियर है। चलिए 37.5x इज इक्वल टू 30, ये हो गया 60x माइनस 7.5x स्क्वायर। अब 7.5x स्क्वायर को उधर ले जाएगी तो प्लस हो जाएगा, और इसको उधर ले जाएगी तो माइनस हो जाएगा, मतलब x वाली टर्म हम एक साथ कर रहे हैं, तो ये प्लस में आ जाएगा। 7.5x स्क्वायर इज इक्वल टू 60x, और ये प्लस में तो माइनस हो जाएगा 37.5x। तो 7.5x स्क्वायर इज इक्वल टू 60 माइनस 37.5, 22.5x। बोलो जी, बात क्लियर। अब जरा देखना, इस वाले x से ये स्क्वायर चला गया, तो ये बच्चा 7.5x इज इक्वल टू 22.5, तो x इज इक्वल टू 22.5 डिवाइडेड बाय 7.5, तो x इज इक्वल टू 3। और हमने x को क्या माना था, एक्चुअल टाइम, तो हम इसको लिख देंगे आवर्स। बोलो जी, बात क्लियर है। तो यहां से हमें x की वैल्यू मिल गई इसकी टोटल अर्निंग की हेल्प से, मतलब जो टाइम अलाउड था 4 घंटे का, वो इसने कितनी देर में करा, 3 घंटे में कर दिया। तो गाइस x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई भाई, 3 आवर्स। यहां तक कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, प्लीज आस्क मी। तो हमने कैसे सॉल्व करा, एक बार फिर से देख लीजिए पूरा सम्स। कम ऑन एवरीबॉडी, सबसे पहले क्योंकि एक्चुअल टाइम गिवन नहीं था उसको हमने x मान लिया। फिर टाइम सेव होता है स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, स्टैंडर्ड गिवन था 4, एक्चुअल था x, तो हम टाइम सेव्ड हो गया 4 माइनस एक्स। फिर हमें क्वेश्चन में गिवन था इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर, हम जानते हैं विच इज इक्वल टू टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर वर्कड।
तो हमने उसकी जगह सिंप्लीफिकेशन किया। इफेक्टिव रेट गिवन था 37.5, टोटल अर्निंग हमें नहीं पता, एक्चुअल आवर वर्क एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो टोटल अर्निंग आ गई हमारे पास ₹37.5x। बोलो क्लियर। अब सर इसकी टोटल अर्निंग किसके थ्रू निकली है? रो1 के थ्रू। तो मैंने टोटल अर्निंग में रो1 का फॉर्मूला लगा दिया, टोटल अर्निंग की जगह 37.5x, बाकी सारी वैल्यू रख दी, सिंप्लीफाई करा तो हमें x की वैल्यू मिल गई। तो x इज इक्वल टू 3 आवर्स। बोलो जी बात क्लियर। इसका मतलब इसने 4 घंटे के काम को 3 घंटे में कर लिया, तो टाइम सेव कितना करा? 1 आवर। अब क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है? वो कह रहा है सर इसकी टोटल अर्निंग हॉल से में निकालो और रेट भी निकालो। तो चलो अब तो आ सकता है इजीली। आइए अब हम निकालेंगे गाइस टोटल अर्निंग्स। कौन से प्लान में निकालना है? हॉल से प्लान में निकालना है। इज इक्वल टू एक्चुअल आवर वर्कड इनटू रेट पर आवर। हाँ जी, एक्चुअल आवर वर्कड इनटू रेट पर आवर प्लस 50% टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर। हाँ जी यही होगा, एक्चुअल आवर वर्कड इनटू रेट पर आवर प्लस 50% टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर। आइए वैल्यू फिट कीजिए। एक्चुअल आवर वर्कड, अब तो हमें पता है 3 घंटे, रेट पर आवर कितना है 30 प्लस 50% टाइम सेव कितना करा 1 घंटे। एक कैसा है बोलो क्लियर है भाई? 4 घंटे का टाइम अलाउड था, उसने 3 में कर लिया, तो टाइम सेव कितना करा 1 घंटे। और रेट कितना है 1 घंटे का? 30 रुपए। सिंप्लीफाई करो 390 हो गया ये, प्लस 30 का आधा 15, तो टोटल अर्निंग आ गई गाइस 105 रुपए। So the total earning of the worker under wholesale plan come up ₹105, 105 रुपए। कैसे आया बोलो क्लियर? कम ऑन एवरीबडी, चलिए नोट कर लीजिए। तो टोटल अर्निंग अंडर होलसेल प्लान इट्स 105। अब वो पूछ रहा है हमसे इफेक्टिव रेट भी निकालो, तो गाइज यहां से हम निकालेंगे इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग्स पर आवर इज इक्वल टू व्हाट? क्या फॉर्मूला है गाइस? टोटल अर्निंग्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर वर्कड। तो गाइस इसकी टोटल अर्निंग हमने निकाली 105 रुपए, और एक्चुअल में इसने कितने घंटे काम करा है? कम ऑन एवरीबडी, 3 आवर्स। तो इसका इफेक्टिव आवरली रेट कितना आ गया? 105 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज ₹35 पर आवर। ठीक है जी। तो इफेक्टिव आवरली रेट आ गया 35 रुपए पर आवर। तो गाइज आप चेक कर सकते हैं, वी हैव डन दिस क्वेश्चन। तो इट वाज अ गुड क्वेश्चन, तो प्लीज आप नोट कर लीजिए मेरे साथ साथ और अच्छी प्रैक्टिस करेंगे इस क्वेश्चन की। ठीक है जी, चलिए नोट करिए वेरी क्विकली। यहां हमने इसकी टोटल अर्निंग निकाली हॉलसे से और फिर इफेक्टिव रेट निकाल लिया। तो इसकी टोटल अर्निंग आ गई 105 रुपए और इफेक्टिव रेट पर आवर आ गया 35। नोट करेंगे भाई वेरी क्विकली। चलिए गाइस अब अगला क्वेश्चन देखेंगे आप मेरे साथ साथ, क्वेश्चन नंबर 8। गाइस अभी हम जो सम कर रहे हैं वो हॉल से और रो1 पर ही सम कर रहे हैं ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन 8 देखिए, अ कंपनी हैज इट फैक्ट्री एट 2 लोकेशंस। एक कंपनी की फैक्ट्री जो है वो 2 लोकेशंस पर है। रो1 प्लान इज इन यूज एट लोकेशन ए। हाँ जी, कंपनी की फैक्ट्री 2 लोकेशन पर होगी, ए और बी। वो कह रहा है सर जो लोकेशन ए है ना वहां पर हम यूज कर रहे हैं रो1 प्लान, एंड होलसेल प्लान एट लोकेशन बी, और जो लोकेशन बी है वहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं? होलसेल प्लान। ठीक है भाई। स्टैंडर्ड टाइम एंड द बेसिक रेट ऑफ वेजेस आर सेम फॉर ए जॉब विच इज सिमिलर एंड कैरिड आउट ऑन सिमिलर मशीनरी। फिर से सुनो, स्टैंडर्ड टाइम और रेट ऑफ वेजेस
स्टैंडर्ड टाइम और रेट ऑफ वेजेस दोनों लोकेशन पर क्या है, सेम है। सर कैसे पता, यहां लिखा है फॉर ए सिमिलर जॉब एंड अ सिमिलर मशीनरी, तो यहां से इंटरप्रिटेशन निकलेगा कि टाइम अलाउड लोकेशन है, लोकेशन बी पर सेम है, रेट पर आवर लोकेशन है, लोकेशन बी पर भी क्या है, सेम है। चलिए ठीक है। टाइम अलाउड 60 आवर्स, हाँ जी, दोनों लोकेशन पर जो टाइम अलाउड दे रखा है वो 60 आवर्स है, मतलब एक काम को पूरा करने के लिए हमने 60 आवर्स का समय दिया है वर्कर को, चाहे वो लोकेशन ए पर हो चाहे वो बी पर हो। ठीक है भाई। जॉब यानी कि वर्क एट लोकेशन इज कंप्लीटेड इन 36 आवर, हाँ जी, लोकेशन ए पर उस काम को 36 घंटों में पूरा कर लिया। तो गाइस 60 घंटे का काम था, 36 घंटे में पूरा कर लिया, तो क्या मैं कह दूं लोकेशन ए पर 24 आवर्स सेव्ड हुए? आंसर इज यस। एंड इट हैज टेकन 48 आवर्स ऑन बी, और बी पर इस काम को पूरा करा कहां, 48 आवर्स में, तो क्या मैं कह दूं बी में 12 आवर्स सेव हुए? कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन, यस। कन्वर्शन कॉस्ट, अब एक नया शब्द आया कन्वर्शन कॉस्ट, डोंट वरी अभी बताएंगे। एट रेस्पेक्टिव प्लेसेस आर 1224 एंड 1500, कहता है जो कन्वर्जन कॉस्ट है ना लोकेशन ए पर वो है 1224 रुपए, लोकेशन बी पर 1500 रुपए। ओवरहेड अकाउंट टू फॉर ₹20 पर आर, ये थोड़ा सा गलत टाइप हुआ है, इट इज पर आर, इसे सही कर लीजिए। मतलब जो हमारे ओवरहेड है ना वो 1 घंटे में 20 रुपए के हैं, तो ओवरहेड अकाउंट फॉर ₹20 पर आर, 1 घंटे के ओवरहेड कितने रुपए के हैं गाइस, 20 रुपए के हैं। बोलो यहां तक क्लियर है? फिर से ओवरहेड 1 घंटे के 20 रुपए। ठीक है गाइस। रिक्वायर्ड फाइंड आउट द नॉर्मल वेज रेट एंड टू कंपेयर द रेस्पेक्टिव कन्वर्जन कॉस्ट। अब वो कह रहा है सर आप तो एक तो वेज रेट निकालो जिससे हम पेमेंट कर रहे हैं और कन्वर्जन कॉस्ट भी निकाल कर दिखाओ। जैसे मैंने कहा गाइस रो 1 और हॉल सी के लिए हमें 4 चीजें चाहिए, तो इस क्वेश्चन में रेट पर आवर नहीं दे रखा कि हम वर्कर को किस रेट से पेमेंट कर रहे हैं, तो रेट पर आवर इज नॉट गिवन। और उसने ऊपर एक लाइन दे दी जो रेट लोकेशन ए पर है सर वही रेट बी पर भी है, तो पर वो रेट कितना है सर ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो सर यही तो निकालना है हमें। देखो क्या लिखा है, फाइंड आउट द नॉर्मल वेज रेट, तो ये रेट हमें निकालना है। ठीक है, तो गाइस दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द गुड क्वेश्चन, मार्क कर लीजिए, ये गुड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो ध्यान रखना लोकेशन ए पे रो 1 से निकालना है, लोकेशन बी पर हमें हॉल से निकालना है। चलिए पढ़ लिया आपने क्वेश्चन, आइए शुरू करते हैं। सो गाइस लेट स्टार्ट विथ, अब क्योंकि वेज रेट मिसिंग है तो हम अज्यूम कर लेंगे लेट द वेज रेट पर आर इज इक्वल टू ₹X। हाँ जी, अब भाई जो चीज मिसिंग है उसको हमने क्या मान लिया, X मान लिया, यानी हमने अज्यूम करा कि इस समय हम 1 घंटे के वर्कर को X रुपीस दे रहे हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, अब गाइज इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आया है जिसको आपको समझना पड़ेगा, एंड दैट इज बाय द नेम कन्वर्शन कॉस्ट। आप इसे कन्वर्शन कॉस्ट लिख दो या कन्वर्जन कॉस्ट बोलो, एक ही बात है। सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में जो कॉस्ट आती है उसे बोलते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। ठीक है जी, अब ये किन चीजों से मिलकर बनती है? तो कन्वर्जन कॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू लेबर कॉस्ट यानी कि वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, बोलो जी बात क्लियर? तो अगर मैं इन 3 चीजों को जोड़ दूं ना, द रिजल्टेंट फिगर इज नोन एज कन्वर्जन कॉस्ट। तो फिर से कन्वर्जन कॉस्ट किस किस चीज से मिलकर बना है गाइस? सबसे पहले लेबर कॉस्ट या जिसको आप डायरेक्ट वेजेस भी कहते हो, इसमें प्लस कर दो डायरेक्ट एक्सपेंसेस और प्लस कर दो फैक्ट्री ओवरहेड्स। जब हम इन तीनों को जोड़ देंगे द रिजल्टेंट फिगर इज नोन एज कन्वर्जन कॉस्ट। बोलो जी बात क्लियर है? चलिए, तो ये 2 बातें हमने सीख ली कि सबसे पहले क्योंकि क्वेश्चन में रेट मिसिंग है उसको हमने एक्स मान लिया, फिर हमने कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब समझा क्योंकि कन्वर्जन कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है। आइए पॉइंट नंबर 2, अब हम लोकेशन की बात करते हैं। तो गाइस पहले हम बात करेंगे लोकेशन ए,
और क्वेश्चन अगर आप पढ़ें तो लोकेशन ए पर पेमेंट हो रही है रो 1 से। तो चलिए एक वर्कर की तरह अर्निंग निकालते हैं। तो हम जानते हैं टोटल अर्निंग इज इक्वल टू, फिर से फॉर्मूला लिख रहे हैं हम, एक्चुअल आवर वर्कड इनटू रेट पर आवर प्लस टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इनटू एक्चुअल आवर वर्कड इनटू रेट पर आवर। आज यही फॉर्मूला है रो 1 का। चलिए शुरू करते हैं। अब बताइए एक्चुअल आवर वर्कड, उसने बोला है क्वेश्चन में, आप पढ़िए कि जो लोकेशन ए है ना उस पर ये काम पूरा हुआ है 36 आवर में। रेट पर आवर को हमने क्या माना, एक्स, ठीक है, प्लस टाइम सेव्ड, 60 घंटे का काम 36 में करा तो 24 आवर सेव्ड। टाइम अलाउड कितना गिवन है, 60। एक्चुअल आवर वर्क 36, रेट पर आवर एक्स। चलिए सिंप्लीफाई कर लीजिए आप इसे। तो ये 36x एज इट इज प्लस इस पूरे को सिंप्लीफाई कर लीजिए, 24 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 36, ये आ गया गाइस 14.4x। ठीक है जी, तो 50.4x ये आ गई गाइस टोटल अर्निंग। अब इससे ज्यादा हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसके आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते हम। चलिए यहां छोड़ दीजिए। तो गाइस ये जो टोटल अर्निंग आई है, क्या ये टोटल अर्निंग, भाई इसी को तो हम लेबर कॉस्ट भी कहते हैं। अरे भैया कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलोगे तो लेबर कॉस्ट है, वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलोगे तो टोटल अर्निंग है। तो इसलिए नो कंफ्यूजन एट ऑल। तो टोटल अर्निंग इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, द लेबर कॉस्ट फॉर द कंपनी। ध्यान रखना भाई, जो वर्कर के लिए अर्निंग है वो लेबर, जो लेबर के लिए वर्कर के लिए अर्निंग है वो कंपनी के लिए क्या होगी, कॉस्ट। तो हमने लोकेशन 1 पर कॉस्ट निकाल लिया। अब हम यहां पर निकालते हैं ओवरहेड्स। ओवरहेड्स मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, आप जानते हैं। क्वेश्चन कह रहा है गाइस 1 घंटे में 20 रुपए के खर्चे होंगे, मतलब अगर लेबर 1 घंटे काम करेगी तो हमारे 20 रुपीज पर आवर खर्च होंगे। क्लियर है। ये बताइए लोकेशन ए पर लेबर ने एक्चुअल में कितने घंटे काम करा है, सर 36 आवर्स काम करा है, और 1 घंटे के हम कितने देंगे, 20 रुपए। ठीक है जी, तो 36 इंटू 20, तो 720 रुपए के हमें क्या मिल गए, ओवरहेड्स मिल गए। बोलो बात क्लियर है। तो ओवरहेड जब भी पर आवर दे रखा हो तो आप उसे लेबर आवर से इंटू करेंगे, क्योंकि नेचुरल सी बात है यार, जब लेबर काम करेगी तभी तो खर्चा होगा। अब ध्यान से देखना सर, यहां इसने हमें दे रखा है कन्वर्शन कॉस्ट विच इज इक्वल टू लेबर कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस ओवरहेड। अब अगर आप क्वेश्चन में देखें गाइस, फॉर लोकेशन ए कन्वर्जन कॉस्ट कितनी दे रखी है, 1224 रुपए। प्लीज ध्यान रखना, तो कन्वर्जन कॉस्ट की जगह 1224। लेबर कॉस्ट आपने अभी अभी निकाली, कितनी है, 50.4x। भाई ये लेबर कॉस्ट ही तो है, 50.4x प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है नहीं, 0। ओवरहेड कितने, 720। बोलो बात क्लियर। भाई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ही नहीं पूरे क्वेश्चन में, आप देख लो। अब इस 720 को उठाकर इधर ले जाओ, तो 1224 माइनस 720 इज इक्वल टू 50.4x। कम ऑन एवरीबॉडी, तो 1224 माइनस 720, तो ये आ गया गाइस 504 इज इक्वल टू 50.4x। हाँ जी बोलो क्लियर। तो यहां से x की वैल्यू निकाल लो, x इज इक्वल टू 504 डिवाइडेड बाय 50.4। तो गाइस x इज इक्वल टू ₹10 पर आवर। हाँ जी भाई, यही तो माना था हमने x को, कि क्या माना था x को, कि भाई 1 घंटे का वेज रेट। तो 1 घंटे का वेज रेट कितना आ गया हमें, 10 रुपीज पर आवर। बोलो यहां तक क्लियर है हमने कैसे निकाला। तो गाइज हमने सबसे पहले
लेबर कॉस्ट निकाली, चेक कर लो। सबसे पहले हमने वेज रेट को एक्स माना, फिर कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब समझा, फिर लोकेशन ए पे टोटल अर्निंग या लेबर कॉस्ट निकाली रो 1 लगाकर, जो आई 50.4 है, इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता। फिर हमने निकाले ओवरहेड्स, 1 घंटे के 20 रुपए, तो 36 घंटों के कितने हो गए 720। फिर कन्वर्जन कॉस्ट का फॉर्मूला लगाकर एक्स की वैल्यू निकाल ली। बोलो क्लियर है? अब क्योंकि मेरे पास एक्स की वैल्यू है तो मैं लेबर कॉस्ट यहाँ पे निकाल सकता हूँ। यस, तो लोकेशन ए पे जो लेबर कॉस्ट आई थी वो 50.4x आई थी। कम ऑन एवरीबॉडी, कितनी आई थी? 50.4x। अब इस x की जगह मैं 10 रुपीज रख सकता हूं ना, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 50.4 इंटू 10, तो ये आ गए जी 504 रुपए। ठीक है, तो गाइस लोकेशन ए पर मुझे सारा डेटा मिल गया, तो रेट आ गया मेरे पास 10 रुपए पर आवर, और यही रेट कहां पर होगा? लोकेशन बी पर भी होगा। आइए अब जरा लोकेशन बी की बात करते हैं गाइस। लोकेशन बी पर, अब लोकेशन बी पर अर्निंग किसके थ्रू हो रही है? हॉल से के थ्रू। तो चलिए टोटल अर्निंग निकालते हैं। टोटल अर्निंग, और गाइस इसी को हम क्या कह रहे हैं? लेबर कॉस्ट। टोटल अर्निंग इज इक्वल टू एक्चुअल आवर वर्कड इनटू रेट पर आवर प्लस 50% टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर। चलिए अब बताइए लोकेशन बी पर एक्चुअल में ये काम कितनी देर में हुआ है सर? 48 आवर्स में। अब तो मेरे पास रेट है 1 घंटे का 10 रुपए। सर वो तो लोकेशन बी के लिए निकला था, ए के लिए निकला था, सॉरी। तो क्वेश्चन आप पढ़ो, उसने बोला है दोनों लोकेशन पे रेट सेम होगा, तो मैंने एक लोकेशन का रेट निकाल लिया, वही सेकंड का होगा। 10 प्लस 50%, हाँ जी 60 घंटे का काम 48 में करा, 12 घंटे से रेट पर आवर 10, तो ये हो गया 480 प्लस 120 का आधा 60, तो गाइस दिस इज 540, 540 रुपए आ गया टोटल अर्निंग, यानी कि लेबर कॉस्ट लोकेशन बी पर। कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं भाई। अब इसी बी पर मैं क्या निकालूंगा? ओवरहेड्स। तो लोकेशन बी पर कितने घंटे काम करा है लेबर ने? 48 आवर्स, 1 घंटे का रेट 20 रुपए है, तो ये हो गया 960 रुपए। ठीक है, और लोकेशन बी की कन्वर्जन कॉस्ट हमें कितनी गिवन है? 1500 रुपए, तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ भी मिसिंग नहीं है मेरे पास। तो वी हैव गॉट लेबर कॉस्ट 540 रुपए, ओवरहेड 960 रुपए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है नहीं। ठीक है जी, आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया गाइस। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ये पहले नोट कर लो आप कैसे करा हमने। तो लोकेशन बी पर हमने लेबर कॉस्ट निकाली, क्योंकि रेट ऑलरेडी गिवन था 10 रुपए, तो कोई भी मिसिंग फिगर नहीं है, सीधा आ गया। फिर उसकी हेल्प से ओवरहेड निकाल लिया। बोलो यहां तक क्लियर? अब वो सेकंड पार्ट में कह रहा है कंपेयर रेस्पेक्टिव कन्वर्जन कॉस्ट। चलिए कंपेयर करो रेस्पेक्टिव कन्वर्जन कॉस्ट को, तो आप लिखेंगे कंपैरिजन ऑफ रेस्पेक्टिव कन्वर्जन कॉस्ट। ठीक है जी, हाँ जी गाइस, क्या कर रहे हैं अब हम दोनों लोकेशन की कन्वर्जन कॉस्ट को कंपेयर कर देंगे, बस खत्म। सारी कैलकुलेशन तो हमने कर ली। अब सर कंपेयर कैसे करेंगे? देखो कितना आसान है। तो सबसे पहले आप लोगे लोकेशन ए, और फिर आप लोगे लोकेशन बी। बोलो क्लियर? बस अब इन दोनों को क्या करना है? हमें कंपेयर कर देना है। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या लेंगे? लेबर कॉस्ट। अगर आप देखें तो लोकेशन ए पर लेबर कॉस्ट हमने कितनी निकाली थी? 504 रुपए। चेक करो 504 रुपए, और लोकेशन बी पर 540 रुपए। चेक कर लो आप, ये रहा। अब डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं,
चलिए लिख देते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस, इसमें भी नील, इसमें भी नील। देन लास्ट वी हैव व्हाट, ओवरहेड्स। यहां निकाले थे 720 रुपए, यहां निकाले थे 960। तो अगर हम इनको जोड़ दें तो गाइस हमें क्या मिल जाएगी, हमें मिल जाएगी कन्वर्जन कॉस्ट। अब ये वही होनी चाहिए जो क्वेश्चन में गिवन है। तो 504 प्लस 720, इसकी कन्वर्जन कॉस्ट आ गई 1224। चेक कर लो, वही था। और इसकी कन्वर्जन कॉस्ट आ गई 1500 रुपए। ठीक है, सो बस इसको हम बोलेंगे कंपैरिजन ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। तो गाइस दैट वाज द एंड ऑफ द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के दो पार्ट थे। पार्ट ए था कि आप हमें रेट निकालो, जो हमने निकाल लिया 10 रुपीज पर आवर, और पार्ट बी था कि अब आप कन्वर्जन कॉस्ट को कंपेयर करके दिखा। तो गाइस वी हैव मेक अ कंप्लीट कंपैरिजन। चलिए नोट कर लेंगे बहुत ध्यान से, कोई दिक्कत है तो आप पूछ लेंगे। सो गाइस डू इट फास्ट। So that was a good question for examination point of view. नोट करिए भाई। क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे जी, ध्यान से। कहता है मिस्टर ए इज वर्किंग बाय एम्प्लॉइंग 10 स्किल्ड वर्कर। कहता है जी एक व्यक्ति है मिस्टर ए, और वो अपनी कंपनी में 10 वर्कर के साथ काम करते, 10 स्किल्ड वर्कर है उनकी कंपनी में। ठीक है भाई। ही इज कंसीडरिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ सम इंसेंटिव स्कीम आइदर हॉल से विथ 50% और रोवन वेज पेमेंट। अब वो ये सोच रहे हैं कि हम अपनी कंपनी में इंसेंटिव स्कीम लॉन्च करें। गाइस इंसेंटिव का मतलब होता है बोनस। आपको पता है रोवन और हॉल से दोनों में बोनस है। तो वही चाह रहे हैं कि मैं कोई ऐसी स्कीम लॉन्च करूं ताकि मेरे कंपनी में जो वर्कर हैं उन्हें बोनस मिले। अब वो प्लान कर रहे हैं या तो हॉल से या फिर रोवन, फॉर इंक्रीजिंग द लेबर प्रोडक्टिविटी। क्यों सर? ताकि लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है, लेबर की जो कार्य क्षमता है प्रोडक्ट बनाने की, वो बढ़ जाए। टू कोप विद का मतलब होता है निपटना, टू कोप विद द इंक्रीज डिमांड, ताकि मार्केट में जो बढ़ी हुई डिमांड है उससे वो निपट सके, उसे वो पूरा कर सके। फॉर द प्रोडक्ट बाय 25%, क्योंकि उनके प्रोडक्ट की डिमांड 25% बढ़ गई है। अब इन सारी बातों अगर मैं आसान शब्द में बोलूं तो मिस्टर ए अपनी कंपनी में 10 वर्कर के साथ काम करते हैं, यानी ही हैज 10 वर्कर। अब बाजार में क्या हुआ, उनके प्रोडक्ट की डिमांड में 25% इंक्रीज आ गया। अब वो ये चाहते हैं भाई 25% अगर डिमांड बढ़ गई तो प्रोडक्शन भी बढ़नी चाहिए। तो अब वो चाहते हैं कि जो वर्कर है उनकी प्रोडक्शन भी बढ़ जाए। अब वर्कर ऐसे ही तो काम नहीं करेंगे, तो हमने उनसे कि हम उनके लिए सोच रहे हैं कि या तो हम उनको लिए बोनस स्कीम लागू करें, या तो हॉल से या फिर रोवन, जिसके लालच में वर्कर ज्यादा काम करेंगे तो इससे प्रोडक्शन बढ़ेगी, और बढ़ी हुई प्रोडक्शन बढ़ी हुई मार्केट डिमांड को पूरा कर देगी। तो ये मिस्टर ए की प्लानिंग हो रही है। ठीक है भाई। ही फील्स दैट इफ द प्रपोज स्कीम कुड ब्रिंग अबाउट एन एवरेज 20% increase over the present earning of the worker, it could act as sufficient incentive for them to produce more, and he has accordingly given this assurance to the worker. Please underline the language. वो कह रहे हैं जी अगर जो स्कीम उन्होंने सोची है या तो हॉल से या रोवन, अगर उनसे वर्कर की जो अर्निंग है वो 20% बढ़ जाए, मतलब स्कीम से पहले जो वर्कर कमा रहा है अगर स्कीम के बाद उसमें 20% का इंक्रीमेंट हो जाए, वो 20% बढ़ जाए, तो ये बहुत ज्यादा इंसेंटिव का काम करेगा वर्कर के लिए। इसलिए भाई जब अर्निंग बढ़ेगी तो वर्कर ज्यादा मेहनत से काम करना चाहेगा। इसीलिए उन्होंने वर्कर से वादा कर लिया, अश्योरेंस दे दिया उन्हें कि भाई मैं आपकी अर्निंग कितने % बढ़ा दूंगा, 20%। बोलो जी बात क्लियर है? मतलब आप प्रोडक्शन बढ़ाओ, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि जो भी आप अभी कमा रहे हो उसके बाद आपकी अर्निंग में 20% इंक्रीमेंट आ जाएगा। क्लियर है? एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अश्योरेंस, अब इस अश्योरेंस का, इस प्रॉमिस का रिजल्ट क्या निकला? द इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी हैज बीन ऑब्जर्व्ड। तो हमने देखा वर्कर की जो प्रोडक्टिविटी है, जो गुड्स बनाने की क्षमता है, उसमें इंक्रीमेंट आया। रिवील्ड बाय द फॉलोइंग फिगर फॉर द करंट मंथ, जो कि शो करता है, रिवील्ड मतलब शो करता है दी हुई फिगर से उस महीने की, मतलब उस महीने का जो हमें वो डाटा दे रहा है उसमें हमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती हुई नजर आई है वर्कर की। आई होप यहां तक क्लियर है। आइए अब गाइस वो फिगर क्या है, ये रही फिगर।
आर्ली रेट ऑफ वेज इज गारंटीड 2 रुपए पर आवर, यानी हम वर्कर को 1 घंटे काम करने के 2 रुपए देंगे, ठीक है जी। एवरेज टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग 1 पीस बाय 1 वर्कर एट द प्रीवियस परफॉर्मेंस, दिस मे बी टेकन एज टाइम अलाउड। वो कह रहा है जी पहले क्या करता था वर्कर, 1 पीस बनाने के 2 घंटे लेता था, यानी वर्कर 1 पीस को पहले 2 घंटे में बनाता था, और वो कह रहा अब आप इसी को क्या मान लो, टाइम अलाउड। दिखा है? तो क्या मैं कह सकता हूं हम वर्कर को 1 घंटे के 2 रुपए दे रहा है और वर्कर 1 यूनिट 1 पीस 2 घंटे में बनाता है। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? आगे, नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ मंथ, भाई महीने में हम 25 दिन काम करते हैं। नंबर ऑफ वर्किंग आवर पर डे फॉर ईच वर्कर, और हर वर्कर 1 दिन में 8 घंटे काम करता है, ठीक है भाई। एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ, और उस महीने में एक्चुअल में 1250 यूनिट बनी है जो कि इंक्रीज यूनिट है, ठीक है जी। उस महीने में एक्चुअल में कितनी यूनिट बनी है? 1250। आइए कैलकुलेट, अब आता है मेन क्वेश्चन। इतने सारे इंफॉर्मेशन के बाद कैलकुलेट द इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर। क्या निकालो? इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर निकालो अंडर हॉलसे एंड रोवन। तो दैट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि आप हॉलसे और रोवन लगाओ और बताओ 1 घंटे की अर्निंग क्या होगी, ठीक है जी। तो वेरी क्विकली आप एक बार फिर से क्वेश्चन को रीड करिए, समझिए और मार्क कर लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम, ठीक है जी। चलिए रीड करिए गाइस वेरी क्विकली। आइए शुरू करते हैं सॉल्यूशन, देखते हैं भाई ध्यान से। अब जैसे को आप जानते हैं, हमने कहा हॉलसे या रोवन के लिए हमें 4 चीजें चाहिए, स्टैंडर्ड टाइम, एक्चुअल टाइम, टाइम सेव्ड और रेट पर आवर। अगर ये चारों हमारे पास हैं तो हम इजीली निकाल सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम निकालेंगे एक्चुअल आवर वर्कड। अब क्योंकि डेटा पूरे महीने का ले रखा है गाइस, तो हम सॉल्यूशन में भी पूरे मन के अकॉर्डिंग निकालेंगे। यानी हम ये पता कर रहे हैं वर्कर ने कितने घंटे काम करा पूरे महीने में एक्चुअल में। तो क्या मैं कह दूं हमारे पास 10 वर्कर हैं, हर वर्कर 1 दिन में 8 घंटे काम करता है, तो 10 वर्कर 1 दिन में 80 घंटे काम करेंगे, और महीने में दिन कितने हैं? 25। तो बताइए कितने घंटे काम हुआ? 80 × 25, 2000 घंटे, ठीक है जी। एक्चुअल में 2000 आवर्स काम हुआ है, कम ऑन एवरीबॉडी। और कितनी यूनिट बनाई है? 1250 यूनिट। भाई एक महीने में 1250 यूनिट बनी है एक्चुअल में, और एक्चुअल में काम कितने घंटे हुआ है? 2000 घंटे। मैंने कैसे निकाला बोलो, बात क्लियर है यहां तक? तो यानी 2000 घंटों में 1250 यूनिट बनी। अब मुझे स्टैंडर्ड टाइम चाहिए, सर वो भी तो 1250 यूनिट के लिए निकालना पड़ेगा। चलिए अब हम यहां से निकालेंगे स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल टू, गाइस क्वेश्चन पढ़िए, एज पर क्वेश्चन स्टैंडर्ड के हिसाब से 1 यूनिट 2 घंटे में बनेगी। पढ़ लीजिए क्वेश्चन, स्टैंडर्ड के हिसाब से 1 यूनिट 2 घंटे में बनेगी, और स्टैंडर्ड हमेशा एक्चुअल के लिए होता है। तो गाइस आपने एक्चुअल में 1250 यूनिट्स बनाई हैं। 1 यूनिट अगर 2 घंटे में बनी तो 1250 यूनिट जो हैं वो 2500 घंटे में बननी चाहिए। कम ऑन एवरीबॉडी, यस। तो एज पर स्टैंडर्ड 1250 यूनिट 2500 घंटे में बननी चाहिए, पर एक्चुअल में आपने 1250 यूनिट कितनी देर में बना दी? 2000 घंटों में। तो गाइस यहां से हम निकाल लेंगे टाइम सेव्ड। टाइम सेव का फॉर्मूला स्टैंडर्ड टाइम 2500 आवर्स माइनस एक्चुअल टाइम 2000 आवर्स। तो गाइस टाइम सेव्ड इज इक्वल टू 500 आवर्स। तो 500 आवर्स का टाइम क्या हुआ है? सेव्ड हो गया। अच्छा, रेट पर आवर मुझे गिवन है 2 रुपए। अब वो कह रहा है इफेक्टिव रेट निकालो हॉलसे में और रोवन में। बोलो पहले, बोलो यहां तक क्लियर है? तो सबसे पहले मैंने एक्चुअल आवर निकाला, फिर स्टैंडर्ड टाइम आवर यानी स्टैंडर्ड आवर निकाले, और फिर टाइम सेव निकाल लिया।
अब गाइज हमें इफेक्टिव रेट पूछा है और आपको पता है इफेक्टिव रेट बिना टोटल अर्निंग के नहीं आ सकता, तो अब हम क्या निकालेंगे, टोटल अर्निंग्स। और ये कौन सी स्कीम है गाइज, हॉल से में। पहले फॉर्मूला इज इक्वल टू एक्चुअल आवर वर्कड इनटू रेट पर आवर प्लस 50% टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर। ठीक है भाई, तो टोटल अर्निंग इज इक्वल टू एक्चुअल आवर वर्क इनटू रेट पर आवर प्लस 50% टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर। आइए सर, एक्चुअल में कितने घंटे काम हुआ है, 2000 आवर्स। 1 घंटे का रेट 2 रुपए क्वेश्चन में गिवन है, आप देख सकते हैं, प्लस 50% टाइम से 500 आवर्स। 1 घंटे का रेट 2 रुपए, सिंप्लीफाई कीजिए तो ये हो गया 4000 रुपीज प्लस 1000 का आधा 500 रुपीज। सो टोटल अर्निंग आ गई 4500 रुपीज। ठीक है जी, तो टोटल अर्निंग अंडर हॉल से प्लान इज इक्वल टू 4500 रुपीज। नोट कर लीजिएगा इस वेरी क्विकली। तो हॉल से प्लान में हमारे पास टोटल अर्निंग कितनी आ गई, 4500। अब गाइज उसने हमसे पूछा क्या है, उसने पूछा है इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग्स पर आवर, इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर, एंड हम जानते हैं विच इज इक्वल टू व्हाट, total earnings divided by actual hour worked। हाँ जी, टोटल अर्निंग को हम किससे डिवाइड कर देंगे, एक्चुअल आवर से। तो गाइस टोटल अर्निंग हमने निकाली 4500 रुपए, एक्चुअल आवर 2000, तो इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग आ गया 4500 डिवाइडेड बाय 2000, रुपीज 2.25, रुपीज 2.25 पर आवर। तो गाइज ये हमने निकाल लिया हॉल से में, तो टोटल अर्निंग कितनी आ गई, रुपीज 2.25 पर आवर अंडर हॉल से। आइए अब यही हमें किस में निकालनी है, रो 1 में। तो चलिए, तो टोटल अर्निंग्स रो 1 में। ठीक है जी, तो सबसे पहले गाइज आप फॉर्मूला लिखेंगे विच इज इक्वल टू एक्चुअल आवर वर्कड इनटू रेट पर आवर प्लस टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इनटू एक्चुअल आवर वर्कड इनटू रेट पर आवर। ठीक है जी, आइए वैल्यू फिट करते हैं। एक्चुअल आवर वर्क तो 2000 ही रहेगा, रेट पर आवर 2 रुपए प्लस टाइम सेव्ड, टाइम सेव कितना है 500 आवर, टाइम अलाउड कितना है 2500 आवर, इनटू एक्चुअल आवर वर्क 2000 इनटू रेट पर आवर 2 रुपए। चलिए सॉल्व कीजिए, तो ये हो गया 4000 रुपए प्लस 1000 इंटू 800, तो टोटल अर्निंग आ गई गाइस 4800। ठीक है जी, सो वी हैव हैड द टोटल अर्निंग दैट इज इक्वल टू 4800 रुपीज। यहां तक कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं जी। तो वी हैव टोटल अर्निंग विच इज इक्वल टू 4800 रुपए। गाइस कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है, आइए अब इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर, तो यहां से निकाल लेंगे हम इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग्स पर आवर। टोटल अर्निंग 4800 रुपए डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर 2000। तो 4800 को
डिवाइड कर दीजिए 2000 से, तो गाइज ये आ गया ₹2.4, ₹2.40 पर आवर। हाँ जी बोलो, यहां तक क्लियर है? तो क्वेश्चन का पहला पार्ट हमने सॉल्व कर दिया गाइस। तो व्हाट वाज द फर्स्ट पार्ट? उसने यही पूछा था इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग निकालो हॉलसे में और रोवन में। तो हमने पहले टोटल अर्निंग निकाली हॉलसे में, रोवन में, और फिर उसको पर आवर अर्निंग में कन्वर्ट कर दिया। तो आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड दैट किस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कोई भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, इफ यू गॉट एनी डाउट सो आस्क। ठीक है भाई, चलिए हो गया यहां तक। आइए अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पहले पढ़ते हैं, क्या लिखता है देखिए क्वेश्चन में। कैलकुलेट द सेविंग टू मिस्टर ए। कहता है जी आप मिस्टर ए की सेविंग निकालो, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लेबर कॉस्ट पर पीस। हाँ, सेविंग टोटल अर्निंग में नहीं निकालनी, लेबर कॉस्ट में निकालनी है पर पीस। मतलब एक पीस बनाने में हम लेबर को कितने रुपए दे रहे हैं, उसमें जो बचत है वो निकालो। ठीक है जी, अंडर दी अबाउ स्कीम, ऊपर दी गई दोनों स्कीमों में। यानी ऊपर कौन कौन सी स्कीम गिवन है? हमें हॉल से गिवन है, और क्या गिवन है? हमें रोवन। तो आप ये पता करो कि जो हम लेबर को एक यूनिट बनाने के कितने रुपए देते थे स्कीम लगने से पहले, और फिर हम लेबर को एक यूनिट बनाने के कितने रुपए दे रहे हैं स्कीम लगने के बाद, दोनों को कंपेयर करो तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी सेविंग हो रही है। तो वो कह रहा है जी आप सेविंग निकाल के दिखाओ रोवन में भी और हॉल से में भी। क्लियर? आई होप सेकंड पार्ट क्लियर हो गया। चलिए आइए सेकंड पार्ट। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं। पहले हम पता करेंगे एग्जिस्टिंग लेबर कॉस्ट पर पीस। हाँ जी गाइस, क्या पता करेंगे? हम पता करेंगे एग्जिस्टिंग लेबर कॉस्ट पर पीस, कि यानी स्कीम लगने से पहले हम लेबर को एक पीस के कितने रुपए दे रहे थे। और अगर आप क्वेश्चन का डेटा देखें तो क्लियर मेंशन है लेबर एक पीस 2 घंटे में बनाती है। लेबर एक पीस 2 घंटे में बनाती है, और 1 घंटे के हम 2 रुपए देते हैं। तो अगर 1 घंटे के 2 रुपए, तो 2 घंटे के कितने? 4 रुपए। बोलो जी बात क्लियर है? तो एग्जिस्टिंग लेबर कॉस्ट आ गई हमें पर पीस कितनी? 4 रुपए। बोलो क्लियर? कैसे आई फिर से सुन लो। क्वेश्चन ने बोला है लेबर एक यूनिट एक पीस 2 घंटे में बनाती है, और आप 1 घंटे के 2 रुपए देते हो। तो अगर 1 घंटे के 2 रुपए, तो 2 घंटे के 4 रुपए हो गए। ठीक है जी, तो एक पीस के लेबर कितने रुपए लेती है? 4 रुपए। तो ये आ गया एग्जिस्टिंग। आइए अब हम निकालेंगे लेबर कॉस्ट अंडर होलसेल प्लान। अब क्या निकालेंगे? लेबर कॉस्ट अंडर होलसेल प्लान। चेक करो अपना सॉल्यूशन। आप लेबर कॉस्ट होलसेल में दे रहे हो 4500 रुपए। भाई यही निकाला था टोटल अर्निंग। और कितने पीस बनाए थे लेबर ने? 1250 पीस। तो अगर आपने 1250 पीस के 4500 दिए, तो गाइस आपने एक पीस के कितने दिए लेबर को? 3.60 पर पीस। क्लियर? भाई 4500 रुपए दिए और उन्होंने 1250 पीस बनाए, तो एक पीस के 3.60 हो गए ना। तो अब यहां से देखो बहुत सिंपल है, सेविंग्स। हाँ जी, पहले आप लेबर को एक पीस के कितने दे रहे थे बिना स्कीम के? 4 रुपए। अब होलसेल में कितने दे रहा हो? 3.60। तो कितनी सेविंग? 4 माइनस 3.60, दैट इज इक्वल टू 0.40 पर पीस। क्लियर? एक पीस में गाइस 40 पैसे की सेविंग हो रही है। कितने की? रुपी 40 पैसे पर पीस। तो अगर आप होलसेल से करते हो पेमेंट, तो जल्दी बोलो बात क्लियर है? कम ऑन एवरीबॉडी। अब यही हमें किस में निकालना है? रोवन में। ठीक है जी, तो आप यहां पर क्या निकालोगे? आप लोगे लेबर कॉस्ट अंडर रोवन प्लान। लेबर कॉस्ट अंडर रोवन प्लान पर पीस। हाँ जी,
अब चेक करो आपने रो 1 में टोटल कितनी पेमेंट की है, 4,800 रुपए की। पीस कितने बने भाई, पीस तो सेम 1250 पीस ही बने। पीस बोलो यूनिट्स बोलो एक ही बात होती है। तो गाइस 4,800 डिवाइडेड बाय 1250, तो कॉस्ट कितनी आ गई, 3 रुपए 84 पैसे पर पीस। कितनी कॉस्ट आई है, 3 रुपए 84 पैसे पर पीस रो 1 में। विदाउट स्कीम कितनी पड़ रही है, 4 रुपए। क्लियर। तो यहां से हम सेविंग निकाल लेंगे कि सर बिना स्कीम के तो 4 रुपए पड़ रही है। अगर रो 1 स्कीम फॉलो करें तो एक पीस की कॉस्ट 3 रुपए 84 पैसे पड़ रही है। कम ऑन एवरीबॉडी, तो 0.16 यानी 16 पैसे पर पीस हमें सेविंग हो रही है। ठीक है गाइस, कितनी सेविंग हो रही है पर पीस, 16 पैसे। आई होप मेरी बात यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात। कम ऑन एवरीबॉडी। तो हमने सेकंड पार्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। कैसे करा, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो प्लीज नोट कर लीजिए। तो पहले हमने कॉस्ट निकाली पर पीस बिना स्कीम के, फिर कॉस्ट निकाली पर पीस स्कीम के साथ, एक बार हॉल से एक बार रो 1, दोनों को कंपेयर करा तो हमें पता चल गया कि हमारी सेविंग हो रही है या हमारी जेब से एक्स्ट्रा जा रहा है। तो दोनों में गाइज हमारी सेविंग हो रही है। ठीक है, देख लीजिए। सबसे पहले हमने निकाली कॉस्ट पर पीस, एग्जिस्टिंग लेबर कॉस्ट पर पीस। फिर हमने निकाला लेबर कॉस्ट अंडर होलसेल प्लान पर पीस 3 रुपए 60 पैसे सेविंग। फिर हमने निकाला लेबर कॉस्ट अंडर रो 1 प्लान पर पीस 3 रुपए 84 पैसे और सेविंग। ठीक है, तो क्या मैं कह दूं क्वेश्चन के दोनों पार्ट एकदम क्लियर हैं गाइस, इज अ गुड क्वेश्चन। आइए थर्ड एंड द लास्ट पार्ट, थर्ड एंड द लास्ट पार्ट ये रहा, देखिए थर्ड पास। Advise Mr. A about the selection of the scheme to fulfill his assurance। अब वो कह रहा है आप मिस्टर ए को एडवाइस दीजिए कि उन्हें कौन सा स्कीम सेलेक्ट करनी चाहिए। स्कीम मतलब या तो रो 1 या हॉल से, ताकि वो अपना अश्योरेंस, अपना वादा पूरा कर सके। तो गाइस क्या आप मुझे बताओगे मिस्टर ए ने क्या वादा किया था? हाँ, मिस्टर ए ने वर्कर से कहा था कि जो भी तुम्हारी एग्जिस्टिंग अर्निंग है ना, स्कीम लगने के पास ये 20% बढ़ जाएगी। जो भी वर्कर की एग्जिस्टिंग अर्निंग है स्कीम से पहले, स्कीम लगने के बाद ये अर्निंग 20% बढ़ जाएगी। अब सर वो 20% रो 1 में बढ़ रही है कि हॉल से में, बस वो कह रहा है कि आप एडवाइस दो मिस्टर ए को कि उन्हें कौन सी स्कीम सेलेक्ट करनी चाहिए। बोलो बात क्लियर? कम ऑन एवरीबॉडी, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। देख लिया भाई आपने? आइए अब इसका तीसरा और आखिरी पार्ट कैसे करेंगे हम, इसका थर्ड पार्ट। गाइस सबसे पहले हम वर्कर की एग्जिस्टिंग अर्निंग निकालेंगे। तो एग्जिस्टिंग अर्निंग्स ऑफ द वर्कर। एग्जिस्टिंग का मतलब क्या है कि भाई इतने पीस बनाओ, इतने पैसे ले जाओ। तो उसने बोला है हम वर्कर को 1 घंटे के 2 रुपए दे रहे हैं। तो जरा बताना एक्चुअल में वर्कर ने कितने घंटे काम करा? 2000 घंटे, ये निकाला था हमने। और गाइस हम 1 घंटे के कितने रुपए दे रहे हैं? 2 रुपए। कोई बोनस नहीं, कोई सेविंग नहीं, कुछ नहीं। तो फ्लैट एग्जिस्टिंग तो यही रेट है ना कि भाई 1 घंटे काम करो 2 रुपए ले जाओ। तो एक्चुअल में वर्कर ने 2000 घंटे काम करा और हमने 1 घंटे के 2 रुपए दिए। तो गाइस 2000 घंटे के हमने वर्कर को कितने रुपए दिए? 4000। यानी अगर हम ना हॉल से लगाए ना रो 1 लगाए तो हम वर्कर की जो कमाई होगी वो 4000 होगी। कम ऑन एवरीबॉडी, बोलो यहां तक क्लियर है? अब यहां देखिए, तो ये एग्जिस्टिंग अर्निंग आ गई। अब यहां देखिए टोटल अर्निंग्स अंडर हॉल से प्लान। कम ऑन एवरीबॉडी, सबसे पहला पार्ट देखिए, हॉल से प्लान में वर्कर की टोटल अर्निंग कितनी थी? 4500। कम ऑन एवरीबॉडी, तो अगर हम उन्हें प्लान के बिना देते तो 4000 बनते, प्लान देकर तो 4500 बने। तो यानी अर्निंग 4000 से 4500 हो गई। तो बस अब हमें पता करना है क्या ये 20% बढ़ रही है। अगर 20% बढ़ रही है तो हॉल से प्लान लगा लो, वरना नहीं। तो अब मैं यहां पर क्या निकालूंगा? परसेंटेज इंक्रीज इन
अर्निंग्स। और गाइज इसका फॉर्मूला होता है चेंज अपॉन बेस इनटू 100। जब भी आपको परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज निकालना है तो उसका फॉर्मूला याद रखिएगा, चेंज अपॉन बेस इनटू 100। चेंज पहले कितनी थी 4000, अब कितनी हो गई 4500। तो गाइस 4000 से 4500 हो गई, तो चेंज कितना, दोनों का डिफरेंस ले लो, 4500 माइनस 4000 अपॉन बेस। बेस यानी किससे कंपेयर कर रहा हो, तो बेस क्या है 4000, भाई 4000 से तो 4500 ही है, इनटू 100, तो 500 अपॉन 4000। तो गाइस ये आ गया 12.5%। हाँ जी, ये जो इंक्रीज इन अर्निंग आई है हॉल से में, ये तो 12.5% आई है ना, जबकि हमारा वादा कितने का था 20% का। तो इसका अलावा हम हॉल से तो नहीं कह सकते। आइए अब हम चेक करेंगे किससे, रो 1 से चेक करेंगे। तो यहां देखिए रो 1 में टोटल अर्निंग्स अंडर रो 1 प्लान। हाँ जी, कितनी दिया आपने टोटल अर्निंग 4800। ठीक है, अब कंपेयर करो इसे फिर से, तो हम यहां से निकालेंगे परसेंटेज इंक्रीज इन अर्निंग्स, फिर वही फॉर्मूला चेंज अपॉन बेस इनटू 100, और कंपेयर किससे करेंगे 4000 से। तो 4000 बिना स्कीम के थे और रो 1 में 4800, तो चेंज कितना 4800 माइनस 4000, 800 का चेंज हुआ, बेस कितना है 4000 इंटू 100। तो 800 डिवाइडेड बाय 4000, और आप देखो ये पूरा पूरा आ रहा है 20%। गाइस चेक करो पूरा पूरा कितना आ रहा है, ये 20%। क्लियर। और मिस्टर ए ने क्या कहा था कि मैं आपकी अर्निंग 20% बढ़ा दूंगा, तो अगर हम रो 1 लगाएं तो ही वर्कर की अर्निंग 20% हो रही है। तो आप यहां पर लिख दो एडवाइस, मिस्टर ए should select row 1 incentive scheme to fulfill his assurance। ठीक है जी, क्या एडवाइस दी गाइस हमने कि मिस्टर ए शुड सिलेक्ट रो 1 इंसेंटिव स्कीम टू फुलफिल हिज अश्योरेंस, कि अगर मिस्टर ए अपना अश्योरेंस, अपना वादा पूरा करना चाहते हैं कि वो वर्कर की अर्निंग को 20% बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो रो 1 स्कीम फॉलो करें, क्योंकि इसी में वर्कर की अर्निंग 4000 से 4800 हो जाएगी, तो 800 का इंक्रीमेंट होगा। तो 4000 में 800 बढ़ा देना इज एग्जैक्ट इक्वल टू 20%। हैंस यू गाइस अंडरस्टैंड, और ये क्वेश्चन यहां पर आकर हमारा पूरा हो गया। गाइस कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, कम ऑन एवरीबॉडी। तो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। नोट कर लीजिए भाई वेरी क्विकली कि हमने कैसे करा इस क्वेश्चन को। ठीक है, नोट करिए। हो गया, चलिए मैंने लिखा है मिस्टर ए शुड सेलेक्ट रो 1 इंसेंटिव स्कीम टू फुलफिल हिज अश्योरेंस। ठीक है, एक बार पूरा सम शुरू से देख लीजिए। तो सबसे पहले हमने निकाले एक्चुअल आवर वर्क, वो निकले 2000। फिर हमने निकाले स्टैंडर्ड टाइम 2500, टाइम सेव्ड आ गया 500। फिर इन तीनों आइटम को लेकर हमने सबसे पहले निकाला टोटल अर्निंग। तो टोटल अर्निंग निकाली हॉल से में, वो आई 4500, इफेक्टिव रेट आ गया 2.25। देन हमने निकाला टोटल अर्निंग रो 1 में, वो आई 4800,
इफेक्टिव रेट आ गया 2.40। दैट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में उसने पूछा था सेविंग इन लेबर कॉस्ट। तो हमने पता करा एग्जिस्टिंग लेबर कॉस्ट पर पीस, एक पीस बनाने में हम लेबर को कितने रुपए दे रहे हैं बिना स्कीम के, 4 रुपए। फिर स्कीम लगाए तो एक पीस में 3 रुपए 60 पैसे पड़ रहा है होलसेल में, तो 40 पैसे की सेविंग हो रही है। रो 1 में एक पीस के 3 रुपए 84 पैसे पड़ रहा है, तो 16 पैसे की सेविंग हो रही है। ठीक है जी। फिर उसने पूछा था कि भाई वो स्कीम बताओ जो अर्निंग को 20% बढ़ा देगी। तो अगर हमने एग्जिस्टिंग अर्निंग निकाली तो हम उन्हें 4000 पे करते, भाई 2000 घंटे काम करे, 1 घंटे के 2 रुपए। ठीक है जी। होलसेल में हमने दिए 4500, 500 रुपए इंक्रीज हुए, लेकिन वो 12.5% हुए, 20% नहीं। फिर रो 1 में वो पूरे 20% हो गए। तो लास्ट में हमने एडवाइस दे दी कि इसे क्या करना चाहिए, रो 1 स्कीम अपनानी चाहिए ताकि उसका वादा पूरा हो जाए। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा।